हेलो, क्या आप ही सोनाली जी हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ, बोलो। सोनाली जी, मैं बेस्ट कुक की ओर से बोल रही हूँ। अरे मैडम, मुझे नहीं चाहिए लोन और ना ही बेचनी मुझे अपनी कार। सुनिए तो सही मैडम, मैंने कहा कि मैं बेस्ट कुक की ओर से बोल रही हूँ। आपने अपनी ऑनलाइन एंट्री भेजी थी कुकिंग चैलेंज अवार्ड के लिए। आपकी एंट्री सिलेक्ट कर ली गई है मैम प्राइज़ के लिए। लेकिन पहले आपको कुछ आसान से सवालों के जवाब देने होंगे। तो ऐसे ही प्राइज़ नहीं दोगे? नहीं मैम, पॉलिसी नियमों के खिलाफ है। ठीक है, पूछो सवाल। ओके मैम, मेरा पहला सवाल है, ऐसी कोई खाने की चीज़ जिसमें अम्ल होते हैं। अरे ये अम्ल क्या होते हैं? मैम, अम्ल एसिड्स को कहते हैं। एसिड? भला खाने पीने वाली चीज़ों में कब से एसिड होने लगे? होते हैं मैम, जितनी भी खाने पीने की चीज़ें खट्टी होती हैं उन सभी में एसिड्स होते हैं। अच्छा, तो फिर नींबू, इमली, टमाटर, दही। यस मैम, बिल्कुल सही जवाब। मेरा दूसरा सवाल है मैम कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है? ये तो नहीं पता मुझे। सोचिए मैम, एसिटिक अम्ल सलाद वाले प्याज में भी इस्तेमाल किया जाता है और चाउमीन वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। अरे कहीं ये सिरका तो नहीं है? वो भी खट्टा होता है। ठीक जवाब सोनाली जी, आप प्राइज़ जीत चुकी हैं। मैं प्राइज़ का लिंक आपके फ़ोन पे भेज रही हूँ, उसको डाउनलोड कीजिएगा। थैंक यू सो मच मैम। अरे मोनिका बेटे, देखना, ये एक लिंक आया है, मैं कुछ प्राइज़ जीती हूँ बेस्ट कुक वालों की तरफ से। ज़रा इसको खोलना बेटा। मम्मी, ये तो कोई वीडियो लग रही है। अरे ये तो मेरी 10th क्लास का टॉपिक है, अमल, शारक और लवण, उसके बारे में वीडियो है। मज़ा आ गया, मैं यही वीडियो देखती हूँ। हम अमल, शारक और लवणों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आइए सबसे पहले अमल की तरफ चलते हैं, देखते हैं अमल क्या होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। आपने काफ़ी सारी चीज़ें खाई होंगी जो खट्टी होती हैं, जैसे कि संतरा, मौसमी, कच्चा आम, इमली, टमाटर, दही, ये सब चीज़ें खाने वाली खट्टी होती हैं। इन सब खाने वाली चीज़ों में खटास अम्लों के कारण होती है। अम्लों को एसिड भी कहते हैं। यहाँ तक कि चींटी के डंक में भी अम्ल ही निकलता है। इस प्रकार के अम्ल जो खाने वाली चीज़ों में पाए जाते हैं और चींटी के डंक में पाया जाता है, उन अम्लों को हम प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। कुछ एक प्राकृतिक अम्लों को देखते हैं। संतरे और नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। दही के अंदर पाए जाने वाले अम्ल को लैक्टिक अम्ल कहते हैं। और चींटी के डंक में फॉर्मिक या मिथेनोइक अम्ल मौजूद होता है। प्राकृतिक अम्लों के अलावा दूसरे प्रकार के अम्ल भी होते हैं जिन्हें हम खनिज अम्ल कहते हैं। कुछ एक खनिज अम्ल इस प्रकार से हैं: HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। अधिकतर इस्तेमाल होने वाले यही तीनों अम्ल हैं: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। इस पाठ में भी जितनी अभिक्रियाएं आएंगी उनके अंदर इन्हीं तीनों अम्ल का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है, इसको देखने के लिए हम सूचक का इस्तेमाल करते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। आपने अपने लेबोरेटरी में लिटमस पत्र को तो देखा ही होगा, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक है। इसके अलावा हल्दी, लाल पत्ता गोभी, ये सब प्राकृतिक सूचक हैं। मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन आदि संश्लेषित सूचक हैं। इसके अलावा गंधीय सूचक भी होते हैं। गंधीय सूचक
जब अम्ल और क्षार के संपर्क में आते हैं तो उनकी गंध में बदलाव आता है। कुछ एक उदाहरण गंधीय सूचक के हैं लौंग का तेल, प्याज और वेनिला एसेंस। यदि हम एसिड के अंदर नीले लिटमस पत्र को डालते हैं तो नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। ये नीला लिटमस पेपर डाला गया है इस एसिड के बीकर के अंदर और हम देख रहे हैं कि नीला लिटमस पेपर किस प्रकार से अपना रंग बदल के यहाँ लाल हो चुका है। इसके अलावा यदि हम किसी क्षारक के अंदर लिटमस पेपर को डालते हैं तो क्षारक के अंदर लिटमस पेपर का रंग लाल, लिटमस पेपर का रंग नीला हो जाता है। तो अब आप याद रखेंगे कि अम्ल के संपर्क में आने पर नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है और क्षारक के संपर्क में आने पर लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। अम्ल और क्षारकों पे मिथाइल ऑरेंज किस प्रकार से काम करता है वो भी देखते हैं। इस पेट्री डिश के अंदर यदि मैं थोड़ा सा एसिड लेती हूँ यानी कि अम्ल लेती हूँ और कुछ बूंदें इसके अंदर मिथाइल ऑरेंज की डालती हूँ तो हम ये पाते हैं मिथाइल ऑरेंज डालते ही अम्ल का रंग लाल हो जाता है। और जब मैं क्षारक के अंदर कुछ बूंदें मिथाइल ऑरेंज की डालती हूँ तो क्षारक का रंग पीला हो जाता है। जैसा कि अम्लों के सूत्र से ही पता चलता है सभी अम्लों के अंदर हाइड्रोजन विद्यमान होता है। लेकिन क्या सभी यौगिक जिनके अंदर हाइड्रोजन होता है वे सब अम्लीय होते हैं? पानी, जल, H2O इसमें भी हाइड्रोजन विद्यमान होता है, ये तो अम्लीय नहीं होता। इसी प्रकार से ग्लूकोज C6H12O6 इसका सूत्र है, इसमें भी हाइड्रोजन विद्यमान है, लेकिन ग्लूकोज तो मीठा होता है, खट्टा नहीं होता। बहुत से यौगिक हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन विद्यमान होता है लेकिन वो अम्लीय नहीं होते। आइए एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। यहाँ हम दो बीकर देख रहे हैं, बीकर नंबर A और बीकर नंबर B। इन दोनों बीकर्स में सर्किट सेटअप किया गया है। बीकर A में ग्लूकोज डाला गया है जबकि बीकर B में एक अम्ल डाला गया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नंबर B में क्योंकि एक अम्ल मौजूद है तो यहाँ पे बल्ब जल गया है, जबकि बीकर नंबर A जहाँ पे ग्लूकोज है वहाँ पे बल्ब नहीं जला। बीकर नंबर B में विद्युत का चालन हुआ जबकि बीकर नंबर A में विद्युत का चालन नहीं हो पाया। बीकर B में विद्युत का चालन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में विद्यमान आयनों द्वारा हुआ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन आयन धन आयन के रूप में मौजूद है और क्लोराइड ऋण आयन है। इससे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अम्ल विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। एक और गतिविधि करते हैं। एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा ठोस सोडियम क्लोराइड डालते हैं, खाने वाला नमक होता है ये, और कुछ बूंदे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की डालते हैं इसमें। कॉन्सेंट्रेटेड का अर्थ होता है सांद्र। अम्ल सांद्र भी हो सकते हैं और तनु भी हो सकते हैं। सांद्र या कॉन्सेंट्रेटेड अम्लों की अपेक्षा तनु अम्लों में जल की मात्रा अधिक होती है। वापस अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में थोड़े से प्रिकॉशंस रखने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ हम कॉन्सेंट्रेटेड अम्ल के साथ काम कर रहे हैं तो हम टेस्ट ट्यूब को चिमटे से पकड़ेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि टेस्ट ट्यूब का मुंह हमारी तरफ ना हो। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान HCl गैस के रूप में निकलता है। जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के समीप एक नीले रंग का लिटमस पेपर लेकर आते हैं तो HCl के संपर्क पे आने पर इस लिटमस पेपर पे कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन जैसे ही इस लिटमस पेपर को हम हल्का सा गीला करते हैं तो नीले लिटमस पेपर के ऊपर लाल रंग आने लगता है।
इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि जल की उपस्थिति में ही हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण अम्लीय होते हैं। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, ये जल के अणुओं के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। H3O+ हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। इसलिए जब भी हम हाइड्रोजन आयन को दर्शाएंगे हम H+AQ लिखेंगे या हाइड्रोनियम आयन के रूप में दर्शाएंगे। अब क्षारकों के विषय में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, वह स्पर्श में ये साबुन की तरह लगते हैं। हम ये पहले ही देख चुके हैं कि लिटमस पेपर और मिथाइल ऑरेंज क्षारक के संपर्क पे आने पर किस प्रकार से रंग बदलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड कुछ क्षारकों के उदाहरण हैं। धात्विक ऑक्साइड और धात्विक हाइड्रोक्साइड क्षारक होते हैं। इसमें केवल एक अपवाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, जिसमें अमोनियम आयन की प्रकृति धात्विक नहीं होती। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। जिस प्रकार अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार क्षारक जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। सोडियम जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, इसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। जल में क्षारक और अम्ल के घुलने की प्रक्रिया काफ़ी ऊष्माक्षेपी होती है, अतः दोनों को ही जल में मिलाते हुए काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसलिए हमेशा अम्ल को ही पानी में डालना चाहिए, ना कि पानी को अम्ल में। अम्ल को धीरे धीरे व जल को लगातार हिलाते हुए ही जल में मिलाना चाहिए।